रिया, ये क्या तरीका है? पहले बच्ची को नहला फिर चाय पी। और हाँ, आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाने, सादे नहीं, मोटे और तेल में सेके हुए, जैसे मैं बनाती थी। माँ जी रात भर मन्नू रोती रही है, थोड़ी देर में बना देती हूँ पराठे, पहले एक घूंट तो ले लो। हाँ, मायके में तो आराम ही आराम था ना, यहाँ घर चलाना पड़ता है। मेरे जमाने में हम सास के उठने से पहले सब काम निपटा लेते थे। और सुन, चाय में ज्यादा चीनी मत डालना, विकास को शुगर हो जाएगी। रिया ने कप रखा, आंखें बीची और चुपचाप काम पर लग गई। दोपहर को विकास घर आया, ऑफिस से थका हुआ, भूखा था। खाना लगाते हुए सुमन ने देखा कि उसकी थाली में दाल चावल परोसे गए हैं, तो वो तुरंत बोल पड़ी। विकास बेटा, देख तू, इसने तेरे लिए कुछ खास बनाया? दाल चावल जैसे कोई धर्मशाला चल रही हो। तुझे मटर पनीर पसंद है, मुझे पता है, मैं बना देती थी रोज। माँ ठीक है ना, मुझे दाल चावल भी पसंद है। तू बोल मत बेटा, तू इसका ख्याल रखता है इसीलिए, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी नहीं समझती। पूरी सुबह बैठी रही, पराठे भी ठीक से नहीं बने थे। माँ जी, मैंने सुबह से झाड़ू पोछा किया, मन्नू को नहलाया, 3 बार दूध पिलाया, पराठे बनाया। अरे बस बस बस, सफाई मत दे, मैं झूठी हूँ क्या? देख रहा है ना विकास, तू कैसे जवाब देती है मुझे। विकास ने चुपचाप खाना खाया। रिया की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ये सिलसिला हफ्तों से चल रहा था। सुमन रोज कुछ न कुछ विकास के कान में डालती रहती थी, छोटी छोटी बातें, मगर रोज। और विकास जो माँ पर पूरा भरोसा करता था, धीरे धीरे रिया को उस नजर से देखने लगा जो माँ ने उसे दी थी। एक रात विकास देर से आया। रिया मनु को दूध पिला रही थी। रात के 11 बज रहे हैं और बच्ची अभी तक जाग रही है। इसका कोई रूटीन नहीं है क्या? तू पूरा दिन घर में रहती है, इतना भी नहीं कर सकती? विकास ही बीमार थी आज, इसलिए। हर बार कोई ना कोई बहाना। माँ कह रही थी तू मनु को वक्त ही नहीं देती, खुद में ही लगी रहती है। मैं खुद में लगी रहती हूँ? मैं पूरा दिन। अरे रिया, बहस मत कर, बच्चे का ख्याल रख, बस इतना काफी है। रिया ने कुछ नहीं कहा। मनु को चुपचाप थपथपाती रही। कुछ दिन बाद रिया ने खाने में नमक कम हो जाने पर माफी मांगी, तो विकास ने थाली खिसका दी। यार रिया, इतना भी नहीं होता तुझसे। माँ ने सही कहा था, ध्यान कहीं और रहता है तेरा। माँ जी ने क्या कहा था? कुछ नहीं, बस खाना ठीक से बनाया कर। रिया उठ गई, किचन में जाकर खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे। न रोना आया न गुस्सा, बस एक अजीब सी सुन्नता। एक दोपहर रिया मनु को लेकर पार्क गई थी। थोड़ी देर हो गई। विकास ऑफिस से जल्दी आ गया था। कहाँ थी इतनी देर? माँ बता रही थी तू रोज बाहर निकल जाती है, बच्ची को धूप में लेकर घूमती रहती है। विकास, पार्क गई थी, मनु को थोड़ी हवा। पार्क और घर का काम? माँ ने आज अकेले सब किया, तुझे शर्म नहीं आती? रिया ने मनु को अंदर रखा और वापस आई। विकास, तुम हमेशा माँ की बात सच मान लेते हो, एक बार मेरी भी तो सुन लो। तेरी बात सुनो? क्या बताएगी तू? माँ झूठ बोलती है क्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन। बस रिया, माँ ने जिंदगी भर मेरे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, उन पर शक मत कर। रिया उसी जगह रुक गई। उसने देखा विकास की आंखों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी उस वक्त। वहां सिर्फ माँ थी और रिया थी, एक इल्जाम। उस दिन के बाद रिया ने विकास से बात करना कम कर दिया। सुबह उठो, काम करो, मनु को संभालो, रात को सो जाओ। विकास पूछता क्या हुआ, तो वो कहती कुछ नहीं, क्योंकि समझाने की ताकत अब नहीं बची थी। वो देखती थी विकास माँ के साथ हंसता था, उनके लिए बाजार जाता था, उनकी बातें ध्यान से सुनता था, और उसके साथ बस डांट, शक और चुप्पी। एक रात रिया ने मनु को सोते हुए देखा और सोचा, इस बच्ची को किसकी जरूरत है? एक माँ की जो खुद टूट चुकी है, या एक घर की जो उसे जोड़ सके? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। शाम को मनु रो रही थी। रिया दौड़ी कमरे में गई तो सुमन बीच में आई। रुक, जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू मत जा, मैं देखती हूँ। तू होती है तो और ज्यादा रोती है बच्ची। माँ जी भूखी है वो, मैंने दूध पिलाना है। अरे मैं देख रही हूँ, तू ज्यादा ही घबरा जाती है, इसलिए बच्ची में भी घबराहट आती है। मेरे पास रहती है तो चुप रहती है। लेकिन वो मेरी बच्ची है माँ जी, मुझे जाने दीजिए। हाँ है तेरी, लेकिन तू पालना जानती है क्या? सुबह से शाम तक क्या करती है ये बता पहले। बच्ची का रूटीन खराब है, सोने का टाइम खराब है, सब तेरी वजह से। रिया वहीं खड़ी रही, पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अपनी बच्ची के पास जाने के लिए उसे इजाजत मांगनी पड़ रही थी। रात को विकास के दोस्त समीर का फोन आया। दोनों पास की दुकान पर चाय पीने गए। यार क्या हाल है, तू परेशान लग रहा है? यार रिया का व्यवहार समझ में नहीं आता। पहले कितनी अच्छी थी, अब रूखी हो गई है। माँ से बात करने में तकलीफ होती है उसे, खाना ढंग से नहीं बनाती, मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती। रुक रुक रुक,
ये सब माँ ने बताया तुझे या तूने खुद देखा? माँ तो बताती है, लेकिन मैं भी तो देख रहा हूँ ना। अच्छा, क्या देखा बता? मतलब माँ कहती रिया काम नहीं करती, जवाब देती है, बच्चे को ठीक से रखती नहीं। यार विकास, मैं तेरे घर आता रहता हूँ, मैंने देखा है। रिया सुबह से शाम तक लगी रहती है। तेरी माँ उसके हर काम में नुक्स निकालती है। मैंने एक बार खुद सुना था, रिया ने चाय बनाई, माँ ने फेंक दी और कहा ठंडी है। अरे मैंने पी थी चाय, एकदम गर्म थी। तू ध्यान क्यों नहीं देता यार? तेरी बीवी है, तेरा घर है। विकास चुप हो गया। और सुन, एक बात बताऊं, पिछले महीने जब हम लोग रिया के मम्मी पापा से मिले थे, वो कितने अच्छे लोग थे। और तेरी माँ ने सबके सामने क्या कहा था? लखनऊ वाले बड़े ज्यादा बोलते हैं। रिया की मम्मी का चेहरा देखा था तूने? याद है? विकास ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चाय ठंडी होने तक बैठा रहा। उस रात विकास घर आया तो रिया मनु को सुला रही थी। उसने दरवाजे से देखा, रिया की पीठ उसकी तरफ थी। मनु को थपथपा रही थी और उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थी, चुपचाप, बिना आवाज के। विकास के सीने में कुछ हुआ। उसे याद किया, कितने दिन हो गए थे उसे रिया से ठीक से बात भी नहीं की थी। कितने दिन हो गए थे उसने पूछा तक नहीं था, तू ठीक है रिया? वो चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन से विकास ने ध्यान देना शुरू किया। सुबह किचन में रुका, देखा रिया 5 बजे उठ चुकी थी, मनु के कपड़े धो चुकी थी, उसे नहला चुकी थी, नाश्ता बना चुकी थी। और तब तक सुमन आई। रिया, ये पराठे जले हुए, इन्हें खाएगा क्या विकास? और मनु के कपड़े अभी तक धोए नहीं? माँ धुल चुके हैं और पराठे मुझे बढ़िया लग रहा है। तू हमेशा उसका साथ देता है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? माँ मैंने आज खुद देखा है, रिया 5 बजे से काम में लगी है। तो मेरे जमाने में हम 4 बजे उठ जाते थे। माँ ये 4 बजे वाली बात तो रहने ही दो। रिया ने रात भर मनु को संभाला है। अच्छा, अब माँ से बड़ी हो गई तेरी बीवी? विकास चुप रहा, लेकिन वो वहां से गया नहीं। शाम को और एक वाकया हुआ। रिया की मम्मी का फोन आया था। वो बात कर रही थी, हंस रही थी, थोड़ी देर के लिए खिल गई थी। सुमन कमरे में आई और सुनने लगी। रिया, ज्यादा देर फोन पर मत लटकी रहे, घर का काम बाकी है। वो माँ जी, मम्मी का फोन है। हाँ तो मम्मी का फोन रोज आता है, काम से छुट्टी मिल जाती है क्या उससे? और सुन, अगली बार जब तेरे घर वाले आए ना तो उन्हें बता देना, हमारे यहाँ मेहमान नवाजी का भी खर्चा होता है। पिछली बार तेरे पापा आए थे, 5 दिन रहकर गए, 1 रुपया नहीं दिया। माँ जी, वो मेरे पिताजी हैं। हाँ, तेरे है, हमारे नहीं, हम क्यों खिलाए? रिया ने फोन रख दिया, बीच में काट दिया। फिर वो बाथरूम में चली गई। विकास ने सुना था सब, वो आया। माँ ये ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? सच तो बोला मैंने। माँ, रिया के माँ बाप हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं, उनसे पैसे नहीं मांगे जाते, और रिया को उनसे फोन पर बात करने से रोकना मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे वाह, बड़ा बर्दाश्त करने वाला आया तू। मैं तेरी माँ हूँ, भूल गया क्या? नहीं भूला माँ, लेकिन रिया मेरी बीवी है, उसके माँ बाप का अपमान मेरा अपमान है। सुमन मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। उस रात विकास रिया के पास बैठा। रिया मुझे माफ कर। रिया ने चौंक कर देखा। क्या हुआ? मैं इतने दिन से देख नहीं पाया या देखना नहीं चाहता था। माँ का कहा सच मान लेता था। तूने भी कभी कुछ कहा नहीं मुझसे। रिया की आंखें भर आई। मैं क्या बोलती? तुम माँ से कितना प्यार करते हो, मैं देखती थी। मैं तुम्हारे और माँ के बीच नहीं आना चाहती थी, लेकिन विकास इतना थक गई हूं। मैं रोज उठती हूँ, सोचती हूँ आज अच्छा होगा, और रोज कुछ न कुछ हो जाता है। मनु को गोद में उठाने तक के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है। मम्मी पापा का नाम लो तो कोसा जाता है, खाना बनाओ तो गलत, कपड़े पहनो तो गलत। मैं गलत हूं तो बताओ क्या सही है? विकास ने उसका हाथ थामा। तू गलत नहीं है, मैं गलत था, अब नहीं होगा। अगले दिन से बदलाव दिखने लगा। विकास ने माँ से बात की, सीधे लेकिन प्यार से। माँ एक बात कहनी है रिया के बारे में। क्या है अब? माँ, रिया अच्छी लड़की है, तुमने उसे जो जिम्मेदारी दी है वो निभा रही है, लेकिन उसे थोड़ी जगह दो। मनु उसकी बच्ची है, उसे अपनी बच्ची के पास जाने दो। उसके मम्मी पापा का सम्मान दो और रोज रोज उसकी बुराई करना बंद कर दो। अरे बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए। माँ, मेरा भला इसी में है कि मेरा घर खुश रहे, मनु खुश रहे, रिया खुश रहे, तुम भी खुश रहो। लेकिन एक के खुश रहने के लिए दूसरे को तोड़ना, ये नहीं चलेगा। सुमन की आंखें छलछलाई। तो मेरे खिलाफ हो गया है विकास? नहीं माँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, लेकिन रिया भी है, मनु भी है, सबका हिस्सा बराबर है।
विकास की बहन नीतू को पता चला तो वो आ धमकी। भाई माँ रो रही थी, क्या कह दिया तूने उसे? नीतू, माँ को मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सच बोला। सच? माँ ने सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और अब उस लड़की के लिए? वो लड़की मेरी बीवी है और मेरी बच्ची की माँ है। अरे ये बीवियां ऐसी होती है पगले, घर में आती है और माँ बेटे में दरार डालती है, बचपन से देखा है मैंने। रुक नीतू, तू बचपन से यहीं रही है, बता मुझे, रिया ने कभी कुछ गलत किया क्या? कभी तेरे साथ बुरा बोला? कभी माँ के खिलाफ मुझसे कुछ कहा? नीतू चुप हो गई। बोल ना, कब? एक बार बता। मतलब वो माँ कहती थी कि... नीतू, माँ जो कहती थी वो मैंने खुद देखा। रिया ने कभी शिकायत नहीं की, रोती रही, चुप रही, काम करती रही। तू माँ का साथ देने आई है या सच सुनने आई है? नीतू देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। भाई माँ को लगता है तू उनसे दूर हो जाएगा। मैं दूर नहीं हो रहा, लेकिन अपनी बीवी को तोड़ते हुए भी तो नहीं देख सकता। धीरे धीरे घर बदला। विकास ने खुद मनु को संभालना शुरू किया। रिया को कहा, तू आराम कर, मैं हूं। रिया के मम्मी पापा आए तो विकास ने खुद बाजार से खाना मंगाया, घर सजाया। बेटा विकास, बहुत अच्छा लगा, रिया खुश है। आंटी जी, मुझे माफ कर देना, देर हो गई। रिया की मम्मी की आंखें भर आई। एक दोपहर सुमन किचन में बैठी थी। रिया ने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। रिया, वो ठंडी मत करना। माँ जी अभी बनाई है। दोनों थोड़ी देर चुप रही। तो नाराज है मुझसे? नहीं माँ जी। मुझे डर था, विकास मेरा इकलौता बेटा है। जब से तू आई लगा कि... माँ जी, मैं आपको उनसे दूर करने नहीं आई, मैं तो आई थी इस घर को भरने। आप भी इस घर में हैं, विकास भी, मनु भी, मैं भी। घर तभी घर है जब सब हो। सुमन ने चाय का घूंट लिया, कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें कुछ बोल रही थी। उस शाम विकास छत पर था। रिया मनु को गोद में लेकर आई, तीनों साथ बैठे थे। दिल्ली की शाम, हल्की हवा, दूर कहीं किसी घर से खाने की खुशबू। विकास, आज माँ जी ने मुझसे बात की। अच्छा, क्या बोला? कुछ खास नहीं, बस बात की, इतना काफी है। रिया, मैं चाहता हूँ तू फिर से वो हो जा जो थी जब पहली बार आई थी इस घर में। हंसती थी, गाती थी, मनु के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी। वो तो मैं हूं ही, बस थोड़ा थक गई थी। मनु ने अचानक किलकारी मारी, दोनों हंस पड़े। ये बच्ची समझती है सब। हाँ, इसकी माँ से ज्यादा समझदार है। विकास ने उसका हाथ थाम लिया। तेरी माँ से ज्यादा समझदार कोई नहीं। मैंने देर से जाना, लेकिन जाना। घर वही था, 3 मंजिला, राजौरी गार्डन की उसी गली में। लेकिन उस घर में अब एक चीज बदल गई थी, रोशनी। वो रोशनी जो रिया की आंखों में थी, जो मनु की किलकारी में थी, जो विकास की जिम्मेदारी में थी। और सुमन, वो अभी भी उसी घर में थी, उसी किचन में। लेकिन कुछ बदल रहा था उनके भीतर भी, धीरे धीरे। जैसे सर्दी की धूप देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। घर की आग बुझती नहीं एक दिन में, लेकिन जब कोई हाथ थाम ले सही वक्त पर, तो राख भी गर्माहट देती है। हेलो राजेश बेटा, जीते रहो। और बताओ, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बस माँ, सब बढ़िया है। ऑफिस के काम में थोड़ा फंसा हुआ था। आप सुनाओ। बेटा, 3 साल हो गए हैं तुम लोगों को गांव आए हुए। इस बार मेरी तबीयत कुछ ढीली ही रहती है, तो आंखों से भी कम दिखने लगा है। मेरा बड़ा मन है कि इस दिवाली तुम सब यहीं रहो। बच्चों की और बहू की बहुत याद आती है। आ जाओगे ना? माँ, फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ सोनल से, हम जरूर आएंगे। राजेश अपने कमरे में सोनल से बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। सोनल माँ का फोन आया हुआ था, बहुत उदास थी। कह रही थी 3 साल हो गए हमें गांव गए हुए। इस दिवाली वो चाहती है कि हम वहीं रहे। क्या राजेश, आप पागल तो नहीं हो गए? मेरा दिवाली का पूरा शेड्यूल फिक्स है। किटी पार्टी है, शॉपिंग है, और फिर घर की सफाई कौन करेगा? इस धूल मिट्टी वाले गांव में जाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे बाबा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, 2 दिन की तो बात है, मान जाओ ना यार। ऐसे क्यों कर रही हो? माँ का बहुत मन है पोता पोतियों से मिलने का। चलो ना, मम्मी खुश हो जाएगी। उफ, आप भी ना। चलिए ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन के लिए, उससे ज्यादा मैं वहां नहीं रुकने वाली। दूसरी तरफ शांति जी छोटे बेटे राहुल को फोन करती है। राहुल बेटा, इस बार दिवाली पर गांव आ जाओ। राजेश भी आ रहा है, साथ में लक्ष्मी पूजन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। माँ, मैं तो आ जाता, पर सोनम को मनाना थोड़ा मुश्किल है। बेटा, उसे कहना कि उसकी सासू माँ उसे बहुत याद कर रही है।
राहुल अपनी पत्नी सोनम के पास जाता है और उसे भी मनाने की कोशिश करता है। सोनम, माँ का फोन था, इस बार दिवाली गांव में मनाते हैं, भाई साहब और भाभी भी आ रहे हैं। नहीं राहुल, बिल्कुल नहीं। गांव में ना इंटरनेट चलता है ना वहाँ कोई ढंग का पार्लर है। मैं वहाँ बोर हो जाऊंगी और दिवाली पर कौन जाता है भला। अरे यार, 3 साल से माँ के लिए दिवाली बना रही है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। चलो ना, एक बार मिल ही आते हैं। मम्मी की बहुत इच्छा है, प्लीज मेरे लिए मान जाओ। अच्छा पापा ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो चलती हूँ, पर वहाँ ज्यादा काम मत बताना मुझे। दोनों बेटे अपने परिवारों के साथ गांव पहुंचते हैं और बहुएं दिखावे की खुशी जाहिर करती है। आओ मेरे बच्चों, घर की रौनक लौट आई। अरे मम्मी जी, आप क्यों कष्ट कर रही थी? हम तो बस आपकी सेवा करने के लिए ही इतनी दूर से दौड़े चले आए। आपकी तबीयत का सुनकर मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था शहर में। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही है। मैंने तो राहुल से कह दिया था कि इस बार दिवाली तो मम्मी जी के साथ ही मनाएंगे। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे पहले है। बड़े दिनों बाद बहुओं को सासू माँ की ममता याद आई है। चलो चलो अंदर चलो, हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम सबके लिए तुम्हारी पसंद के लड्डू बनाए हैं। दिवाली की शाम को शांति जी पुराने संदूक से अपनी खानदानी जेवर निकालकर पहनती है। कमला, जरा वो अलमारी वाली डिब्बी लाना। आज लक्ष्मी पूजन है, बहू बेटे घर आए तो पूर्वजों के गहने पहनना तो बनता है। सोनल ने जैसे ही शांति जी के गहने देखे, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे, मम्मी जी ये हार तो बहुत ही चमक रहा है। ये असली सोना है क्या? हाँ बहू, मेरी सास ने मुझे दिया था, शुद्ध सोना है। और ये कंगन तो कम से कम 10 तोले के होंगे। हमारे खानदान की निशानी है ये। मम्मी जी, ये झुमके तो आजकल के डिजाइन से भी ज्यादा सुंदर है। आपने तो इन्हें संभाल कर रखा है। जेवर तो औरत का श्रृंगार और मुसीबत का साथी होता है बेटा। चलो अब हम सब मिलकर आरती करें। पूजा खत्म होने के बाद दोनों बहुएं रसोई में अकेले में चर्चा करती है। दीदी, आपने देखा मम्मी जी के पास कितने जेवर है? वो हार और वो मोटे मोटे सोने की कंगन। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बुढ़िया के पास इतना माल दबा पड़ा है। मैं भी वही सोच रही थी। सोनम, हम शहर में ईएमआई भरते भरते थक रहे हैं और यहाँ तिजोरी भरी पड़ी है। ये कंगन अगर हमें मिल जाए तो हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। पर मम्मी जी इतनी आसानी से देंगी नहीं। उन्होंने कहा है कि ये पुश्तैनी है, सीधे तरीके से नहीं देंगी तो तरीका बदलना पड़ेगा। अब देख मैं कैसी मक्खनबाजी करती हूँ। ये सोना तो अब हमारे पास ही आएगा। सही कहा दीदी, अब तो यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़े तो घाटा नहीं है। ये तो वाकई में ही बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। सुबह सुबह सोनल और सोनम रसोई में चाय के बहाने एक साथ खड़ी थी। सोनम, रात भर मेरी आंखों के सामने वही कंगन घूम रहे थे। तूने देखा था ना, कम से कम 10 तोले के होंगे वो। शुद्ध कुंदन का काम है उस पर। दीदी, मैं भी वही सोच रही थी। हम शहर में ब्रांडेड कपड़ों और सेल के पीछे भागते हैं और असली खजाना तो सासू माँ जी दबाए बैठी हैं। अगर वो कंगन हमें मिल जाए तो राहुल की गाड़ी की ईएमआई चुटकियों में खत्म हो जाएगी। सिर्फ तेरी गाड़ी की नहीं, मेरे बच्चों की फीस और अगले साल की वेकेशन का भी जुगाड़ हो जाएगा। पर देख, मम्मी जी बड़ी टेढ़ी की है। उन्होंने कल ही कह दिया था कि ये पुश्तैनी है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद संदूक की चाबी हमें थमा दे। सही कह रही हो दीदी, आज से हम दोनों उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि वो निहाल हो जाए। पर याद रहे, आपस में कोई लड़ाई नहीं, बस मम्मी जी को खुश करना है। दोपहर के वक्त शांति जी बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। तभी दोनों बहुएं उनके पास जा पहुंची। मम्मी जी, आप क्यों इतना कष्ट करती हैं? अब हम आ गए हैं ना, आप बस आराम कीजिए। वैसे मम्मी जी, वो कंगन कल आप पर बहुत जच रहे थे। हाँ मम्मी जी, और कल आपने कहा था ना कि ये खानदान की निशानी है, तो अब हम भी तो इसी खानदान की बहुएं हैं। क्या आप वो कंगन हमें नहीं देंगी? अरे सोनम, तू तो अभी छोटी है, तुझे गहनों की वैसी परख नहीं है। मम्मी जी, मैं बड़ी बहू हूँ, घर की इज्जत संभालना मेरा काम है। आप वो कंगन मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें शहर के बैंक लॉकर में रख दूंगी। दीदी, ये क्या बात हुई? छोटी हूँ तो क्या हुआ? मम्मी जी मुझे ज्यादा प्यार करती है। मम्मी जी, आप ये कंगन मुझे दे दीजिए। अरे मुझे सब पता है आपके बारे में, किटी पार्टी में पहनकर जाएंगी। मम्मी जी, ये तो बहुत लापरवाह है, कहीं गिरा देगी तो। आप मुझे दे दीजिए। नहीं मम्मी जी, ये मुझे मिलना चाहिए, आप दीदी की बातों में मत आइए। बहुओं को आपस में लड़ता देख शांति जी उन्हें टोकती है और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें समझाती है। अरे अरे अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो बेटा? चुप हो जाओ दोनों। मेरे लिए तो तुम दोनों ही अपनी बेटियां हो। अगर तुम दोनों को वो कंगन चाहिए तो दुरानी ले लो, जेठानी भी ले लो, मुझे क्या एतराज है।
पर मम्मी जी ये कैसे हो सकता है? वो कैसे ले ले हम दोनों? हाँ मम्मी जी, एक कंगन से हम दोनों कैसे ले ले? कंगन तो एक ही जोड़ा है ना, या तो दीदी पहनेगी या तो मैं, और इस तुड़वा कर आधा आधा करना तो खानदान की तौहीन हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें पता तो है मेरी आंख खराब है, मुझे अब कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। मेरा मोतियाबिंद इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर कब से ऑपरेशन बोल रहा था। मुझे तो बस अपनी सेवा की चिंता है। तो मम्मी जी आप क्या कहना चाहती हैं? शांति जी अपनी लाचारी का हवाला देते हुए एक ऐसा दाव खेलती है जिसमें दोनों बहुएं फंस जाती है। देखो बहू, मुझे गहनों से अब कोई मोह नहीं रहा, पर ये मेरी आंख अब मेरा साथ छोड़ रही है। तुम दोनों कह रही हो ना कि तुम सेवा करने आई हो, तो ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी मेरी सेवा कर लो, वो कंगन ले लो। कोई भी मतलब? क्या हम दोनों को मौका मिलेगा? हाँ, जो मेरी आंखों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेगी, जो मुझे समय पर अस्पताल ले जाएगी और मेरी आंखों में दवा डालेगी जिससे मुझे आराम मिलेगा, कंगन तो उसी के होंगे। अब चाहे दौरानी ले ले या जेठानी, ये फैसला तो मेरी आंख ही करेगी कि किसकी सेवा में ज्यादा दम है। अच्छा तो ये बात है। सोनम अब तू देख मैं मम्मी जी को कैसे पलकों पर बिठा कर रखती हूँ, कंगन तो मेरे ही होंगे। दीदी, शहर में आप भले ही चालाक बनती हो, पर यहाँ गांव की सेवा में मैं आपसे आगे निकलूंगी। मम्मी जी आज से आप बस मुझे आवाज लगाए दीजिएगा। है ठीक है, तो कल से तुम दोनों का इम्तिहान शुरू। मेरी आंखों की रोशनी अब तुम्हारे हाथों में है। शांति जी के कमरे से बाहर निकलकर दोनों बहुएं अब एक दूसरे से प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगती हैं। सोनम देख ले, अब मुकाबला बराबरी का है। मम्मी जी ने साफ कह दिया है कि जो सेवा करेगी कंगन उसी के। तू अब तो अपनी किटी पार्टी और फोन छोड़कर सेवा में लग जा। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं तो कल से ही मम्मी के लिए खास परहेज वाला खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, और हाँ, डॉक्टर के पास भी मैं ही लेकर जाऊंगी। अच्छा, तो मैं उनकी आंखों में दवाई डालूंगी और रात भर उनके पास बैठकर उनकी कहानी सुनूंगी। कंगन तो अब मेरी कलाई की ही शोभा बढ़ाएंगे। देखते हैं दीदी, वक्त बताएगा कि मम्मी जी को किसकी सेवा पसंद आती है। 10 तोले का सोना ऐसे ही नहीं मिलता। सुबह का वक्त था। शांति जी बरामदे में बैठी थी और दोनों बहुएं उन पर झपट पड़ रही थी। मम्मी जी रुकिए रुकिए, खुद से चश्मा मत उठाइए, आपको आंखों पर जोर पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने आपके लिए गुलाब जल और रुई तैयार कर रखी है। अरे दीदी, गुलाब जल से क्या होगा? मम्मी जी, मैंने शहर से स्पेशल आई ड्रॉप्स मंगाए हैं, आइए मैं आपकी आंखों में दवा डाल देती हूँ। अरे रहने दो बहू, मैं खुद कर लूंगी, तुम लोग थक जाओगी। थकान कैसी मम्मी जी, आपकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है। लाइए, आज मैं आपको अपने हाथों से बादाम का हलवा खिलाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि बादाम आंखों के लिए अच्छे होते हैं। और दोपहर को हम डॉक्टर के पास चलेंगे मम्मी जी। मैंने राहुल से कहकर बड़ी वाली गाड़ी साफ करवा दी है ताकि आपको धचका न लगे। दोनों बहुएं एक दूसरे को घूरती है मानो कोई रेस चल रही हो। दोपहर को जब बहुएं आराम करने चली गई तब कमलाबाई शांति जी के पास आई और हैरान होकर पूछने लगी, अरे मालकिन, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये भाई बहू है ना जो 3 साल पहले से गांव का नाम सुनकर अपना मुंह सिकोड़ती थी, जो आपको साल में एक बार फोन तक नहीं करती थी। आज तो आपके आगे पीछे ऐसे घूम रही है जैसे आप कोई साक्षात देवी हो। क्या चक्कर है ये? कमला, ये सेवा मेरी नहीं हो रही है, ये तो उस 10 तोले सोने के कड़े की सेवा हो रही है जो मैंने इन्हें दिवाली पर दिखाए थे। क्या कड़ा? कौन सा कड़ा? मैंने इनसे कह दिया है कि जो मेरी आंखों की सबसे अच्छे से सेवा करेगी वो खानदानी कड़ा उसी का होगा। बस फिर क्या था, दोनों अब मेरी आंखें बनने की होड़ में लगी हैं। अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि ये सोनम बहू तो जो रसोई में कदम नहीं रखती थी आज आपके लिए 56 भोग बना रही है, और सोनम बहू तो दिन भर आपके चश्मे की धूल पोंछती रहती है। हाँ कमला, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जो काम बेटे और बहू को फर्ज समझ कर करना चाहिए था वो आज लालच करवा कर रहा है। पर चलो, इसी बहाने मेरी आंखों का इलाज भी हो रहा है और मुझे बुढ़ापे में थोड़ी रौनक भी मिल गई है। पर मालकिन, वो कड़ा क्या आप सच में किसी एक को दे दोगी? वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कमला, अभी तो मुझे इनकी मुफ्त की सेवा का आनंद लेने दे। शांति जी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दोनों बहुओं में बहस छिड़ जाती है। तभी पड़ोसन पुष्पा वहां पहुंचती है। मम्मी जी का हाथ मैं पकड़ूंगी, सोनम तो पीछे से छाता लेकर चल ताकि धूप आगे से ना लगे। नहीं दीदी, डॉक्टर से बात मैं करूंगी, मुझे मेडिकल टर्म्स ज्यादा समझ आते हैं। तभी पड़ोसन पुष्पा वहां आ जाती है। अरे वाह शांति, तेरी तो निकल पड़ी, दोनों बहुएं हीरे जैसी मिली है तुझे। कैसी तेरी पलकों पर बिठाकर सेवा कर रही है। हमारे घर तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। हाँ पुष्पा, किस्मत वाली तो हूँ मैं। देख रही है ना
एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। क्यों भाई सोनल, बड़ा मन लग गया गांव में? सुना है अब तुम लोग यहीं रुकने वाली हो? हाँ पुष्पा आंटी, मम्मी जी की हालत देखकर हमारा मन ही नहीं हो रहा जाने का। आखिर सेवा ही तो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल कंगन, हाँ मेरा मतलब है मम्मी जी का आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ हफ्तों के बाद शांति जी की आंखों की हालत में सुधार होता है और वो दोनों बहुएं को अपने पास बुलाती हैं। बहुओं इधर आओ, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। मेरी आंखों की रोशनी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी देखभाल की वजह से अब ऑपरेशन की जरूरत भी कम लग रही है। तो मम्मी जी, कड़ा किसका नाम सोचा आपने? हाँ मम्मी जी, बताइए ना कौन जीता। देखो, तुम दोनों ने ही दिन रात एक कर दिया। मैं किसी एक का दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों मिलकर इस कड़े को रख लो। ये रहा वो खानदानी कड़ा। शांति जी संदूक से एक मखमल की डिब्बी निकालती है और भारी सा पीला चमकता कड़ा बाहर निकालती है। ये लो, अब चाहे तुम इसे आपस में बांट लो या इसे तोड़वाकर 2 छोटे कंगन बनवा लो। ये आज से तुम दोनों का हुआ। सोनल और सोनम दोनों ने जैसे ही हाथ में कड़ा लिया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उन्हें कोई लॉटरी हाथ में लग गई हो। वाह कितना भारी है ये, सोनम देख इसकी चमक। दीदी ये तो वाकई बहुत ही कीमती लग रहा है। मम्मी जी, हम कल इसे शहर ले जाकर जौहरी को दिखाएंगे और 2 बराबर हिस्सों में करवा लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे करो, आखिर ये तुम्हारी मेहनत का फल जो है। कड़ा हाथ आते ही बहुओं के चेहरे की चमक देखने लायक थी, पर वो अब इस बात से अनजान थी कि शांति जी के मन में कुछ और ही चल रहा है। देखा सोनम, आखिर मिल ही गया ना, सेवा काम आई। हाँ दीदी, पर इसे तुड़वाना पड़ेगा, आधा आपका आधा मेरा, पर जौहरी से ही पता चलेगा कि इसकी असली कीमत क्या है। कल सुबह पहली बस से शहर चलते हैं, मम्मी जी को बोल देंगे कि मंदिर जा रहे हैं। ठीक है दीदी, वैसे सेवा तो हमने वाकई बहुत की, अब बस इसकी कीमत अच्छी मिल जाए। शहर का सबसे बड़ा जौहरी मंगलम ज्वेलर्स सोनम और सोनल दुकान खुलते ही अंदर घुसती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और घबराहट है। भाई साहब जरा देखिए इसे, ये हमारा पुश्तैनी कड़ा है, बहुत पुराना है, हमें इसे तोड़वाकर 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। और हाँ, जरा सावधानी से कम 10 तोले का सोना है इसमें। इसकी कीमत आज के भाव से कितनी होगी? 10 तोला काफी भारी लग रहा है, लाइए जरा इसकी कसौटी पर जांच कर लो। जौहरी कड़े को रगड़ता है, तेजाब डालता है और फिर कुछ देर उसे अजीब नजरों से देखता है। दोनों बहुएं सांस रोक कर खड़ी है। बहन जी, ये आप क्या मजाक कर रही हैं? इसे तोड़वा कर क्या करेगी? मजाक कैसा? क्या हुआ? क्या 20 तोले से कम है? अरे मैडम, ये सोना है ही नहीं, ये तो गिल्ट है। इस पर बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अगर मैं इसे आज खरीदूं तो शायद इसके 200 रुपए भी ना मिले। ये तो पित्तल से भी सस्ता माल है। क्या गिल्ट? पर मम्मी जी ने तो कहा था कि ये खानदानी सोना है और 10 तोले का। कहने को तो लोग पीतल को भी सोना कह देते हैं, पर ये कोरा झूठ है। इसे यहाँ से ले जाइए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। सुनार की दुकान से बेइज्जत होकर दोनों बहुएं पैर पटकते हुए गांव के घर पहुंची और सीधा शांति जी पर बरस पड़ी। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? आपने हमें धोखा दिया। हमने आपकी इतनी सेवा की, दिन रात एक कर दिया और बदले में हमें ये पीतल का कड़ा पकड़ा दिया। सुनार ने इसे कूड़ा बताया है। हाँ मम्मी जी, हमें तो लगा था कि आप हमें अपनी विरासत दे रही हैं, पर आपने तो हमारे साथ फ्रॉड किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया है बहुओं। ये कड़ा मेरी सास ने मुझे तब दिया था जब हमारे पास पैसे कम थे। मैं तुम लोगों जैसे लालची नहीं थी ना। मेरी सास ने जो दिया मैंने उसे ही अपना नसीब और उनका आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। पर ये तो पीतल है, इस पर बस सोने की परत है। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो आज भी ये उनका आशीर्वाद ही है। और सोनल जरा याद करो, मैंने एक बार भी तुमसे कहा था कि ये सोने का है? मैंने बस इतना कहा था कि ये खानदानी जेवर है, और खानदानी जेवर में सब आता है, रिश्ते भी, संस्कार भी और यादें भी। शांति जी की आंखों में अब आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को उनकी असलियत दिखाई। असली बात तो यह है कि उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी आंखों का हाल इतना बुरा था, मुझे धुंधला दिखाई देता था, पर तुम में से कोई देखने तक नहीं आया। 3-3, 4-4 साल बीत गए, तुम लोगों को अपनी बूढ़ी माँ याद ही नहीं आई। मम्मी जी, वो शहर में काम का प्रेशर। चुप रहो, साल में एक बार तुम लोग मुझे फोन तक नहीं करती। मेरे बेटों ने मुझे से ही मुंह मोड़ लिया है, पर तुम बहुओं ने भी कभी खबर नहीं ली। मैंने लक्ष्मी पूजन में वो गहने इसलिए रखे थे ताकि मैं देख सकूं कि तुम मेरी सेवा मुझे देखकर करती हो या उन जेवर जेवरात को देखकर करती हो।
पर तुमने वही किया, तुम्हारे मन में सिर्फ लालच भरा था। जो बेटे अपनी माँ को अकेला छोड़ सकते हैं, उनकी पत्नियां भी वही करेगी। तुम्हें मेरी बीमारी से मतलब नहीं था, तुम्हें उस 10 तोले के लोभ से मतलब था। आज सबका मुंह बंद क्यों हो गया? जब घर में सन्नाटा छा गया और बहू के पास कोई जवाब नहीं था, तब कमलाबाई आगे आई। बस करो अब, बहुत नाटक हो गया है तुम लोगों का। मैं करती हूँ मालकिन की सेवा। 3 साल से मैं और पुष्पा बहन ही इनका ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ इस घर की असली हकदार, क्योंकि मैंने बिना किसी लालच के इनकी सेवा की है। तुम तो नौकरानी हो। नौकरानी हो पर दिल सोने का रखती हूँ, तुम्हारी तरह पित्तल का नहीं। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? दौरानी भी ले लो, जेठानी भी ले लो, क्या मजाक समझ रखा है? हाँ, ये कड़ा तो उस दिन भी पीतल का था और आज भी। बदला तो सिर्फ तुम दोनों का मुखौटा है। मालकिन ने अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए जो चाल चली, वो तुम जैसे लालचियों के लिए बिल्कुल सही था।